नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अगले आधे घंटे तक हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी बिगुल एक तरह से बज चुका है उसको लेकर के तमाम अपने सहयोगियों के साथ तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुँचे। छिंदवाड़ा के बाद जबलपुर का दौरा था और पिछले दोनों इलाकों में पिछली बार कांग्रेस को बढ़त मिली थी, इसलिए मुख्यमंत्री जो है काफ़ी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। कोई जो है चीज़ अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई परियोजनाओं की घोषणाएं उन्होंने करी हैं। एक तरह से कह सकते हैं इस ज़िले में उन्होंने जो है परियोजनाओं की बौछार सी कर दी है और शायद उनको लगता है कि इस सब करने के बाद वो जो है यहाँ पर पिछली बार के बजाय इस बार अपने पक्ष में मतदाताओं को कर पाएंगे। संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। संजीव जी, आप बताइए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, क्या चर्चा हुई आज जबलपुर में? दूसरी बार ये उनका जबलपुर दौरा है और जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो जनसभाओं के रूप में कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज सुबह कटंगी पहुंचे थे, वहां पर एक रोड शो किया और जनसभा की और उसके बाद हेलीकॉप्टर से जबलपुर आए और जबलपुर में भी एक 7 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करने के बाद अब मैं जहाँ कार्यक्रम स्थल पर हूँ यहाँ पहुँचने वाले हैं। कई सारी घोषणाओं को मुख्यमंत्री ने कटंगी में किया है और अब जबलपुर में प्रदेश स्तर की जो घोषणाएं हैं वो करने वाले हैं, जिसमें एक स्वराज विकास योजना है। इस स्वराज कॉलोनी योजना के अंतर्गत अभी मध्य प्रदेश में एक ड्राइव चल रही थी जो अतिक्रमण की भूमि थी। अब उस अतिक्रमण भूमि को जो खाली कराया गया है उस पर गरीबों के लिए कॉलोनियाँ बनेंगी और वो कॉलोनियाँ अब गरीबों को दी जाएंगी। जैसे कटंगी की सभा में अभी शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी बिना घर का नहीं रहेगा। जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला उसको मुख्यमंत्री आवास मिलेगा। तो मुख्यमंत्री किसी भी वर्ग को अब मध्य प्रदेश में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बार बार जबलपुर आ रहे हैं क्योंकि पिछले बार जबलपुर का जो चुनाव परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं था। 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी थी और सिर्फ एक जो परंपरागत सीट है ईश्वरदास रोहानी की कैंट विधानसभा वही इनके पक्ष में जा पाई थी। तो इसलिए अब कोई गलती नहीं करना चाह रहे, कोई चूक नहीं करना चाह रहे और इसलिए बार बार शिवराज सिंह जबलपुर आ रहे हैं। मनोरंजन, तो आपने कहा कि जबलपुर में इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी, बार बार मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। तो ये तो आपने बीजेपी की तैयारी बताई, कांग्रेस की तैयारी बताइए, वो जबलपुर कैसे रिटेन करना चाहेंगे? जबलपुर में कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि खुशफहमी में है क्योंकि उसमें उसकी 3 सीटें उसके पास हैं और जब कमलनाथ गवर्नमेंट बनी थी तो जबलपुर से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लखन घनौरिया और तरुण भनोट को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो ऐसा लगता है कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसके पुराने जो नेता हैं वो बहुत आसानी से जबलपुर का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना है कि चुनाव कांग्रेस को यदि उसी तैयारी के साथ नहीं लड़ा जिस तैयारी के साथ बीजेपी ने लड़ना शुरू किया है तो मामला बहुत नेक टू नेक होगा, बहुत टसल का होगा। और कांग्रेस ने अभी कोई घोषणाएं नहीं की हैं, अपने टिकटों की कोई उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ना कमलनाथ ने उस तरह के सघन दौरे मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे हैं। तो अभी पहले राउंड में यदि कहा जाए तो बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा करके और दो सीटों पर जबलपुर में घोषणा कर चुकी है। तो घोषणा करके भी कर चुकी है और लगातार रोड शो करके जनता के बीच में मुख्यमंत्री जाकर फिलहाल तो कांग्रेस से थोड़ा आगे। संजीव, हाँ, अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं संजीव जी आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आप वहाँ पे हैं जबलपुर में, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा वगैरह हो रही है इसका क्या असर है? बाबा, जन आशीर्वाद यात्रा में फिलहाल तो चूँकि जैसा मैंने आपको बताया है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी संभावित टिकट मिल सकती है, ऐसे जो हर क्षेत्र में 2-2, 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं तो वो भारी भीड़ लेकर आए हैं। बहुत सारे फ्लैक्स लगाए गए हैं,
बड़ी सारी ब्रांडिंग की गई है, 100 से ज़्यादा मंच लगाए गए हैं और उन्होंने इस बात की पूरी व्यवस्था करके रखी है कि अपनी ताकत वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के सामने दिखा सके। तो ये इस समय ताकत का खेल चल रहा है और जन दर्शन यात्रा में फिलहाल कटंगी हो या जबलपुर हो, अच्छी भारी भीड़ है। और जब मुख्यमंत्री किसी के घर, किसी की दुकान के सामने से निकलते हैं तो लोग खड़े होकर देखते हैं, हाथ हिलाते हैं और बहुत सारे लोगों ने अभिवादन किया, स्वागत किया। तो फिलहाल जन दर्शन यात्रा का तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो लगातार चल रही है उसका प्रभाव देखने मिल रहा है। ये वोट में कितना परिवर्तित होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी भीड़ है जो लाई जा रही है या बुलाई जा रही है, ये भीड़ में कितनी परिवर्तित होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये भीड़ में परिवर्तित हो गई बाबा तो भाजपा के लिए एक अच्छी बात है। चलिए संजीव जी, आपने बहुत ही शांत लहजे में बड़े मजे हुए जर्नलिस्ट की तरह आपने अपनी लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाई जबलपुर का क्या महत्व है इस चुनाव में। और अब सीधे जो है अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, अब बताइए मंत्रिमंडल का विस्तार कब करा रहे हैं? अब कल भी आपसे पूछा, आज भी पूछ रहा हूं, क्या सोमवार को भी पूछने की नौबत आएगी या रात में आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज करने वाले हैं? बाबा, हो सकता है कि आज रात को ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, क्योंकि हम भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर है और कल यहाँ पर जितनी भीड़ थी आज थोड़ी कम है। संभवतः आज रात को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, लेकिन जब तक हो ना जाए, कल बीजेपी के कुछ आला नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि जब तक हो ना जाए आखिरी वक्त तक जो इफ़ बट अंग्रेज़ी में चलता रहता है वो यहाँ चलता रहता है। बहरहाल तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज राजभवन में शायद शपथ ग्रहण, क्योंकि दोनों जो नेता हैं जिनके नाम लगभग पक्के हो गए उनके समर्थक अधैर्य हो रहे हैं। आज भी उनके बंगले पर भारी भीड़ थी। लेकिन दूसरी तरफ आपने चूंकि संजीव भाई की बात बताई तो 20-25 साल पुराने हमारे सहयोगियों और आपने भी जबलपुर में जाके जो बाटी चोखा वो नर्मदा के तट पर खिलवाते हैं वो ज़रूर खाया होगा बाबा, चुनावी चकल्लस में। इस बार भी बाबा को जो बाबा का ढाबा जबलपुर को, उसका इंतज़ार है कि वहाँ की कुछ खबरें आप बता पाएँ। आप चूँकि संजीव भाई से ये भी पूछ रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, तो ये जो महाकौशल का इलाका है जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, ये बहुत अहम है। आपने देखा होगा कि जो प्रियंका गांधी ने भी अपना चुनावी बिगुल यहीं से फूका था। तो कुल मिलाकर बहुत अहम रहेगा कि उसी जबलपुर से जब मुख्यमंत्री आते हैं तो जिस तरह से प्रतिनिधित्व की बात है, फिर चाहे वो ज़िले के प्रतिनिधित्व की हो या फिर जाति के प्रतिनिधित्व की हो, तो उसको साध करके ये जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या आज उसका पटाक्षेप होता है, क्या आज उसका जवाब मिलता है? बाबा जी हाँ, आपने सही कहा कि मैं गया था तो मुझे तो नदी में नाव पर बाबा का ढाबा कराया गया था वहाँ पे, और वहाँ पे उसी वक्त लोग बैठा गए थे और नाव में घूमते हुए और नदी के किनारे और बहुत दूर तक ले जा कर के संजीव जी को तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा भी मिलूंगा। लेकिन अब अनुराग, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोला मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, बहुत छोटा सा विस्तार है, आप सबको मालूम है कौन बनने वाला है, फिर इतना डिले क्यों है? अब 2-3 महीना की बात है, जल्दी हो जाना चाहिए, डिले क्यों है? इतनी उत्सुकता या फिर सिक्रेसी या फिर क्यों डिले, इसका मुझे कारण बताइए। पहले तो आप बाबा मेरी याददाश्त को दाद दे सकते हैं, मुझे सब कुछ याद रहता है। दूसरी बात ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 2 मंत्रियों के नाम हैं लगभग वो फाइनल हैं, लेकिन तीसरे को लेकर के एक संशय फंसा हुआ है। दूसरा संशय ये भी है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस स्टेज पर आकर, यानी आखिरी चरण में आकर, अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो इसके फ़ायदों से ज़्यादा इसके नुकसान हैं। एक तो जिन लोगों को नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में, जिन लोगों को की जगह नहीं बन पाएगी, वैसे भी एक अनार 100 बीमार वाली कहानी रहती है मंत्रिमंडल में। 230 सदस्य संख्या में अगर आपके 100 से ज़्यादा, 116 से ज़्यादा विधायक जीत कर आते हैं तभी आप सरकार बनाते हैं, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 35 लोग मंत्री बन पाते हैं। तो कई ऐसे हैं जो 2, 3, 4 दफ़े के विधायक हैं और उनको मंत्री बनने की चाहत है। अगर आप जिस क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री गए हैं वहीं पर महाकौशल से अजय बिश्नोई आते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं और गाहे बगाहे उनकी नाराज़गी की बातें सामने आती रहती हैं। तो ऐसे में जो अगर मंत्री बन भी जाता है तो उसको बमुश्किल 1-1.5 महीने काम करने को मिलेगा, और जो मंत्री नहीं बन पाते हैं, क्या उनकी नाराज़गी मोल लेने का सरकार जोखिम लेगी? जिन इलाकों से मंत्री नहीं बन पाते हैं, क्या उनकी नाराज़गी जोखिम जो भरा है उनकी नाराज़गी क्या वो सरकार मोल लेना चाहेगी? तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर उहापोह की स्थिति बन जाती है। नाम फाइनल करना
बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि उसके बाद जो असंतोष उपजेगा उससे कैसे सरकार निपटे। संभवतः ये भी एक बड़ी वजह है कि इसमें इतनी देरी हो रही है। जी, अनुराग और संजीव जी आप बने रहिए। एक बार जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, आपको यहाँ पे लाना चाहूँगा। आज मुख्यमंत्री ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट करी है प्रियंका गांधी के साथ, और उनकी मुलाकात हुई है, सोनिया से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब वापस लौट रहे हैं वो रायपुर में। क्या सुन रहे हैं आप इन मुलाकातों के बारे में, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई, सोनिया गांधी से हुई है और आज शाम को करीब 6:30 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। तो उनकी मुलाकात को लेकर जो चर्चाएं यहां पे हो रही हैं, कांग्रेस भवन में भी चर्चाएं हुई हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनकी मुलाकात के वो सियासी मायने हैं। और बीते दिनों जिस तरीके से ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की है और उसके कितना कांग्रेस को नुकसान होगा, कितना उसका फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल माइलेज किस तरीके से इस ईडी की कार्रवाई का लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, इन तमाम विषयों को लेकर प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है छत्तीसगढ़ में, उस पूरे घटनाक्रम को उनको ब्रीफ किया गया है कि विनोद वर्मा के यहाँ पे जो छापे हुए हैं वो उनके ओएसडी के आवास में छापे हुए हैं, उसके साथ उनके एक करीबी हैं उनके घर पे छापे हुए हैं। तो इन यहाँ से जो चीज़ें ईडी ने बरामद की हैं वो किस तरीके से साक्ष्य में परिवर्तित हुई, इस पूरे मामले को ब्रीफ प्रियंका गांधी को किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो अपने आला नेता को, क्योंकि मुख्यमंत्री काफ़ी करीबी हैं प्रियंका गांधी के, तो छत्तीसगढ़ के हर घटनाक्रम को अवगत कराना है। और इसके साथ ही चुनावी साल है और कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। तो ये तमाम जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम चल रहा है, इसका कांग्रेस को सियासी नफ़ा नुकसान क्या है और इसे किस तरीके से अगर नुकसान है तो फ़ायदे में बदला जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि ईडी की पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई है और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पे ईडी पहुंच जाती है, विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वो पहुंच जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के कितने भी बड़े भ्रष्टाचार हों वहां पर ईडी को उनके भ्रष्टाचार दिखते नहीं हैं। तो इसी तरीके की मिलीजुली चर्चाएं हैं। और इसके अलावा चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरेगी कि ईडी आखिर उनके आसपास ही क्यों घूम रही है, क्या ऐसा भ्रष्टाचार है जिसे ईडी उजागर कर रही है। हालांकि भ्रष्टाचार ईडी के द्वारा शराब घोटाला है, कोयला है, और अब एक महादेव ऐप और जुड़ गया है जिसका संचालन छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे थे और उसमें विनोद वर्मा का नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में है और ईडी इस बार काफ़ी चर्चित रहनी है। जैसे बाबा मैं बताऊं कि 2018 की बात है, उस समय पे सबसे ज़्यादा अगर चर्चा थी तो सीडी की चर्चा थी, क्योंकि उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, उनके एक सीडी आई थी और उसके बाद जो अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मुख्यमंत्री भी उस मामले में फंसे थे। अब इस बार जो है ईडी सीडी ना होके ईडी है, तो ईडी की ही चारों तरफ चर्चा है और ईडी के मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर में रहकर ही छत्तीसगढ़ के आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। बाबा, चलिए, सीडी ईडी तो हो गया। एक सवाल और आपसे पूछना है, मैं फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। भूपेश बघेल, रविंदर चौबे, कवासी लखमा, उमेश पटेल और कमरो, इन सब के खिलाफ का एक ही आवेदन है जो अभी तक खबरें आई है, जो टिकट चाहने के लिए इन्हीं का आवेदन है, एक ही लोगों ने आवेदन किया है। लेकिन टीएस सिंहदेव के सीट पे 100 लोगों ने और आवेदन किया है, इसको क्या माना जाए? इसको ये माना जा सकता है कि जो पहले सियासी घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ था कि 2.5 साल का विषय था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जो खींचतान थी, तो एक पक्ष ये भी कह रहा है कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ जो जितने सारे नाम आए हैं, इन नामों के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ की लॉबी है कि उनके नाम डाले गए हैं और उन्होंने अपने उस क्षेत्र में दावेदारी की है और इतने नाम आने की वजह से इस तरीके का संदेश जाए कि टीएस सिंहदेव के को लेकर उस क्षेत्र में उतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं है और लोग उनके साथ ज़्यादा खड़े नहीं हैं क्योंकि दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। तो ये सियासी हलचल है और कांग्रेस के अंदर बाबा ये अक्सर देखा गया है कि एक दूसरे को निपटाने की परंपरा रही है राजनीतिक तौर से, और आमने सामने वो गले मिलते नज़र आ रहे हों लेकिन पीठ पीछे उनकी कहानियाँ चलती रहती हैं और इस तरीके की कहानियाँ बनाई भी जाती हैं। तो कुछ जो कद्दावर नेता हैं वो अपने क्षेत्र में मैनेज कर लेते हैं और जो सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके जो करीबी होते हैं उधर पे दावेदारों की संख्या, तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं और जिसको
के खिलाफ अगर किसी को खड़ा करना होता है तो वहाँ पे संख्या बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके की छत्तीसगढ़ में चर्चाएं कि टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ अगर इतने सारे नाम आए हैं तो ये संदेश उस क्षेत्र में जाना चाहिए कि टी.एस. सिंहदेव की स्वीकार्यता वहाँ पे नहीं है, लोग उनके खिलाफ नेता बनने को तैयार हैं, विधायक बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं। बाबा जी, अब संजीव जी के पास चलते, बहुत आऊँगा अभी, और सवाल है मेरे पास। जुल्फी, आप ये समझिए, मैं पूरे तैयारी के साथ बैठता हूँ यहाँ पे। तो संजीव जी ये बताइए, भेड़ाघाट और वो जो इलाका हम पिछली बार घूमे थे 5 साल के बाद, वो कितना बदला है, कितना कुछ वहाँ पर्यटन के लिए कितना कुछ चेंज हुआ है, वो कुछ क्या क्या असर होगा उसका, क्या वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन पाया है? आपको याद होगा शाम के 7 बजे का बुलेटिन भी वहाँ से किया था, अंधेरा हो गया था यदि आपको याद है, और पूरी धुंध सी जो है, वो जो पानी गिरता है उसकी धुंध जो है कैमरे पे आ गई थी। दिल्ली से बता रहे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या क्या बदला है? बस मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब आप जबलपुर एक बार फिर आएंगे और हम भेड़ाघाट, ग्वारीघाट और इन सब जगहों पे चल के आपका शो करेंगे। बाबा का ढाबा, क्योंकि जबलपुर के लोगों को अभी तक याद है जिस जगह पे आपने बाबा का ढाबा एक कैंटीन के पास से किया था, वहाँ जब भी जाते हैं तो 2-4 लोग मिलते हैं जो ये याद करते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा शो किया था, मनोरंजन सर जबलपुर आए थे। तो हम फिर उन सारी जगहों पे जाएंगे। जब आपने विकास की बात की है तो थोड़ा सा विकास तो ये हुआ है कि अब रोप वे बन गई है भेड़ाघाट में, तो रोप वे से एक और सुंदर दृश्य दिखने लगता है। शिवराज सिंह चौहान बहुत दिनों से नर्मदा पथ गमन की बात कर रहे हैं। लगभग ये 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और हर बार जबलपुर में जब भी आते हैं या जब अखबार लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि नर्मदा पथगमन का एक बहुत अच्छा पाथवे बनने वाला है, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, लेकिन अभी तक उसको स्वीकृति नहीं बनी है। बाकी सब हो चुका है, स्मार्ट सिटी में उसकी तैयारियां कर ली हैं, नगर निगम ने भी उसकी तैयारियां कर ली हैं, मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है कि इसके लिए लगभग तैयार है, लेकिन जब तक घोषणा ना हो जाए और जब तक काम शुरू ना हो जाए बाबा, हम यही कहेंगे कि बस इंतजार है, इंतजार है और इंतजार है। हो सकता है ये चुनावी वर्ष में अगली बार जब मुख्यमंत्री आए तो हो सकता है कि नर्मदा के जो आसपास के घाट हैं उन्हें नर्मदा पथगमन है उसके लिए कुछ घोषणा कर दें, और स्पष्ट तौर पे हमें कुछ नए पर्यटन के केंद्र मिले जहां पर जनता जा सके। योजना तो ठीक उसी तरह से है जैसे रिवर फ्रंट बनाया जाता है, जिस तरह से गुजरात में नदियों के घाटों का विकास किया गया है, ठीक उसी तरह से नर्मदा के घाटों का विकास किया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर जा सके, परिवार के साथ बहुत देर अपना व्यय कर सकते हैं। और चारों तरफ से जो हमारे पर्यटक आते हैं, अभी जबलपुर में रुकने के लिए उनके पास कुछ जाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जहाँ हम गए थे और जहाँ से नाव ली थी, अब वहाँ पे प्रतिदिन नर्मदा आरती होती है 7 बजे, तो इस बार हम नर्मदा आरती भी करेंगे। जरूर जरूर। अनुराग, तो संजीव जी को सुन रहे थे, अच्छा खासा प्रोग्राम हमने और संजीव जी बना लिया। आप उदास मत होइए, आपको भी साथ ले चलेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये चरण पादुका योजना के बारे में बताइए कुछ। ये क्या है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि रोज एक योजना की घोषणा होती है, ये क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले बाबा छत्तीसगढ़ में घुसूंगा, क्योंकि मुझे याद आता है पहले वो चुनाव के पहले हर बार वहाँ सीडी की चर्चा होती, इस बार वहाँ ईडी की चर्चा हो रही है। पता नहीं आने वाले सालों में और किस बात की चर्चा होगी। बहरहाल, जो आप जबलपुर की बात कह रहे थे, यकीनन, और इस बार हम लोग ऊपर रोपवे में बैठकर, क्योंकि मुझे पता है कि आपको हवाई जहाज से डर लगता है, लेकिन इस बार हम लोग रोपवे में बैठकर वहाँ से चर्चा करेंगे, मैं, आप और संजीव भाई। जो दरअसल आपने देखा होगा, जो यहाँ तेंदू पत्ता बीनते हैं बाबा जी, पिछले चुनाव में भी ये खबर हमने की थी, जो एक सरकारी विभाग है केंद्र सरकार का, और उससे हमने वो रिपोर्ट निकाल करके दिखाई थी कि जो सरकार जूते चप्पल देती है जो तेंदू पत्ता बीनते हैं, उसमें वो कैसे कैंसरस था। तो इसके बाद इस योजना को वापस लिया गया था कांग्रेस के वक्त में, और अब वापस से जो तेंदू पत्ता बिनते हैं उनके लिए ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनको छतरी भी दी जाएगी, और इस तरह के तमाम ऐलान हो रहे हैं। खुद अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो अभी विधानसभा का सत्र था, उसमें एक लिखित प्रश्न के जवाब में, रामचंद्र दांगी हैं कांग्रेस के, उन्होंने सवाल पूछा था कि पिछले 3 सालों में आपने कितने ऐलान किए हैं।
तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित जवाब में बताया था कि लगभग 2800 के आसपास, यानी प्रतिदिन आप जोड़िए उसमें लगभग 3 से 4 ऐलान मुख्यमंत्री करते हैं। हालांकि इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि उसमें से कितने ऐलान पूरे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल अब अगर आप पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगे तो एक ही ऐलान की चर्चा है जिस पर काम भी शुरू हो गया है, वो है लाडली बहना योजना, और जिसके तहत शुरुआत 1000 रुपये प्रति महीने से की गई थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना शुरू करने का दावा किया जब वो सरकार में आएंगे, और बाकायदा इसके लिए 1500 रुपये में फॉर्म भी भरे जाने लगे। लेकिन अगर आप भोपाल या मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग देखेंगे तो उसमें अब बीजेपी इस खेल में बहुत आगे निकल गई और उसने ऐलान कर दिया है कि वो 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 3000 रुपये प्रति माह देगी जी। अब उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन अभी रक्षाबंधन से पहले 1250 रुपये और संभवतः उसके बाद 1500 रुपये प्रति माह का ऐलान हो जाए, जो कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद किया है। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बात भी है, और ये भी है कि इन जो आप सोचिए कि 1.25 करोड़ लगभग हितग्राही ऐसे हैं जिनके खाते में बगैर किसी ग्लिच के, क्योंकि इस योजना में जो क्रियान्वयन हुआ है वो 98.5%, यानी इतनी बड़ी योजना में जहाँ 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, 1.25 करोड़ से ज़्यादा, 100 दिनों के भीतर हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हुआ है। इतने लोगों का जो आधार इनेबल्ड वेरीफाइड खाते हैं उनमें पैसा पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माने जाने लगा है कि ये इस बार ये योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऐसा कांग्रेस मान रही है, ऐसा माफ़ कीजिएगा बीजेपी मान रही है, और कांग्रेस भी इसका काट ढूंढने में लगी हुई है। बाबा जरूर हम इस पे अलग से चर्चा करेंगे कि जो आपने कहा कि 98% यदि ये गेम चेंजर हो सकता है। एक अंतिम सवाल के लिए जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, ये तो चीफ मिनिस्टर की बात कर ली, ईडी की बात कर ली, सीडी की बात कर ली, लेकिन कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। कल भी अनुराग ने इसका जिक्र किया था कि कुछ लोग जो है वो पाले बदलने लगे हैं छत्तीसगढ़ में। गुरु बालदास जो है सतनामी गुरु हैं वो बीजेपी चले गए, पूर्व IAS नीलकंठ टेकाम वो बीजेपी चले गए हैं, तो एक जज साहब हैं कृष्णकांत वो कांग्रेस में आ गए हैं, एक IFS हैं बडगैया साहब। तो ये क्या आने जाने का सिलसिला अभी तक तो नेताओं का रहता था, अब लगता है कि जो पदाधिकारी हैं वो भी जो है वो मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं और वो भी पाले बदलने लगे हैं। बाबा बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनकी भी चाह है कि वो भी मंत्री बने, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हुआ। तो अगर देखें तो अजीत जोगी भी पहले IAS IPS रहे हैं, फिर उनकी के सपने बड़े थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और तो छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के पार्टियों में जाने का ये पुराना रिवाज है। इसके पहले अगर देखें 2018 के चुनाव में भी बाबा, तो उस समय में तत्कालीन IAS उस समय हुआ करते थे OP चौधरी, दंतेवाड़ा के कलेक्टर भी रहे और सरकार के बहुत करीबी थे। चुनाव के ऐन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी से की सदस्यता ले ली, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरसिया से उमेश पटेल के खिलाफ मैदान में उतारा था। तो वहाँ से उस दौरान वो हार गए थे। तो नेताओं का तो आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चलता रहता है, लेकिन इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़कर अपना भविष्य तलाशते हैं। जैसा आपने बताया ST बड़गैया, ये पूर्व IAS रिटायर्ड IAS हैं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और ये बिलासपुर संभाग की किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा नीलकंठ टेकाम, इन्होंने अभी VRS लिया है, ये भी प्रमोटी 2008 के IAS हैं और इन्होंने केस काल से दावेदारी की है और ये कहा जा रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया है कि केस काल से उनको टिकट दी जाएगी, क्योंकि केस काल ऐसी सीट है जो कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक आती है और वर्तमान में वहाँ पे संतराम नेताम विधायक हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। तो बस्तर की जो 12 सीटों में से 4 से 5 सीटें जहाँ पे एक तरफा कहा जा रहा है कि कांग्रेस से निकाल ले जाएगी, बाकी कुछ सीटों में टक्कर होगी और कुछ ऐसी कमजोर सीटें हैं। तो ये केस काल की सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीट है। जी बाबा, जरूर जरूर हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे तीनों सहयोगी संजीव, अनुराग और जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे।